हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLIS स्टडी इन हिंदी मीडियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं V102 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी की यूनिट 1 हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो जिसका यूनिट फर्स्ट का नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण क्या है। समान वस्तुओं को समूहों तथा वर्गों में क्रम अनुसार रखने की क्रिया है। वर्गीकरण की धारणा मानव जीवन की सभी गतिविधियों के मूल में दिखाई देती है, अर्थात वह हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। हमारे दैनिक जीवन के अनेक कार्य एवं विचार प्राय वर्गीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। पंसारी की दुकान, औषधीय भंडार एवं वाहन उपकरण भंडार के व्यवस्थापन, विभिन्न मोटर वाहनों की पंजीकरण संख्या, पोस्टमैन द्वारा पत्रों के वितरण संबंधी छटनी से लेकर गृहिणियों द्वारा अपने रसोई भंडार की व्यवस्था तक में वर्गीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका को देखा व समझा जा सकता है। यह एक निश्चित क्रम में समूहों को व्यवस्थित करने जैसा है। अब पढ़ेंगे वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। वर्गीकरण विभाजन का प्राय है। यह एक निश्चित क्रम में समूहों को व्यवस्थित करने जैसा है। विभाजन के आधार पर हम विभिन्न संस्थाओं के समूह बनाते हैं। यूनिट 1 में प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि क्वेश्चन आंसर भी हो जाए और आप समझ भी जाओ उसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्गीकरण का विषय, क्षेत्र और पद्धति बताइए। तो आंसर पढ़ेंगे इसका। वर्गीकरण एक ब्रह्मांड के वर्गीय विभाजन बनाने की प्रक्रिया है। यह एक निश्चित क्रम में समूहों को व्यवस्थित करने जैसा है। विभाजन के आधार पर हम विभिन्न संस्थाओं के समूह बनाते हैं। जब एक इकाई को समूह में शामिल किया जाता है तो इकाई और समूह के बीच एक संबंध बनता है। वर्गीकरण को मूल्यवर्धन कहा जा सकता है। वर्गीकरण के साथ हम व्यवस्थित वस्तुओं को एक आदेश देते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक और अन्य सामग्रियों को उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, मतलब उनकी यूज बढ़ाने के लिए उन्हें सेटलमेंट किया जाता है उनका। ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। डाक या पत्रों के कुशल और समय पर वितरण के लिए, समय पे बांटने के लिए डाक वस्तुओं का वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण को हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। इसे हर जगह लागू किया जा सकता है। सभी वस्तुओं, संस्थाओं, विचारों, कार्य और अवधारणाओं पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसे उन सभी चीज़ों पर लागू किया जा सकता है जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में निपटते हैं। इसे सहसंबंध की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचते हैं। J.S. मिल का कहना था कि वर्गीकरण मन के संचालन को सुगम बनाता है। इसकी एक व्यवस्था विभाजन का आधार है। जाति एक वर्गीय समूह को संदर्भित करता है। जब जाति में अंत में वर्ग जोड़ा जाता है तो हमें प्रजातियां मिलती हैं। उदाहरण के लिए टेबल प्लस सामग्री, कांच की मेज, लकड़ी की मेज आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता। पेपर में से क्वेश्चन बनता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता बताइए। तो पढ़ते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट, पुस्तकों की असीमित विस्तार। आधुनिक युग में पुस्तकों की संख्या असंख्य है और इसमें रोज वृद्धि होती जा रही है और इस पर नियंत्रण के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। सेकंड, विषय की जटिलता। वर्तमान में विषयों की जटिलता बढ़ती जा रही है और विषय को संबंधित विषय के साथ व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। थर्ड, पुस्तकालय के उद्देश्य पूर्ति के लिए वर्गीकरण आवश्यक है क्योंकि इसमें सभी कार्य सरल हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए। पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के उपयोग के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। वर्गीकरण द्वारा पाठक आसानी से पुस्तकों तक पहुंच जाता है, अतः पुस्तक उपयोग में वर्गीकरण सहायक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, सहायक क्रम में विन्यास है। तो फिफ्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो फिफ्थ अंत है, पुस्तक को सहायक क्रम में अर्थात संबंधी पुस्तक के पास स्थान देने हेतु वर्गीकरण आवश्यक है। डॉक्टर रंगनाथ ने कहा, पुस्तकों को सहायक क्रम में विन्यासित करना वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सिक्स पॉइंट पढ़ेंगे, समय की बचत करना। आज के समय में पाठक के पास कम समय का अभाव रहता है, यानी कम समय रहता है। पाठक संबंधित पुस्तक तक कम से कम समय में पहुंचना चाहता है और इसके लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण के अभाव और पाठक को पुस्तक तक पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता है।
तो ये टॉपिक खत्म हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उद्देश्य और कार्य। तो पेपर में इससे भी क्वेश्चन बनता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य और कार्य बताइए। तो इसे पढ़ते हैं। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों को सहायक क्रम में स्थापित करना है। पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य तथा कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण। पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर नियंत्रण करना वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य तथा कार्य है। जिस पुस्तकालय में पुस्तक काफ़ी मात्रा में है वहाँ उचित वर्गीकरण के अभाव में इस पर नियंत्रण करना कठिन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, सहायक क्रम में व्यवस्थित करना। सहायक क्रम में व्यवस्थित करना। पुस्तकालय में पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य तथा कार्य है। वर्गीकरण द्वारा पुस्तकों को उचित स्थान पर सजाया जाता है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, पुस्तक को उचित स्थान पर रखना। पाठक पुस्तक पुस्तक समय पर पहुंच सकता है। पाठक पुस्तक तक समय पर पहुंच सकता है जब वह सही स्थान पर व्यवस्थित है और इस उद्देश्य की पूर्ति पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा संभव है। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, पाठक को वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना। पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा पाठक को उसके वांछित पुस्तक तक पहुंचाया जाता है। यह उद्देश्य बिना वर्गीकरण के संभव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, पुस्तक चयन में सहायता। पुस्तकालय वर्गीकरण द्वारा पाठक को पुस्तक चयन में सहायता पहुंचाता है। वर्गीकरण द्वारा व्यवस्थित पुस्तकों में एक विषय संबंधित अनेक पुस्तक एक जगह पर मिल जाता है, अतः पुस्तक चयन में आसानी होती है। सिक्स पॉइंट पढ़ेंगे, सूची निर्माण में सहायक। पुस्तक वर्गीकरण सूची के निर्माण में सहायक होती है। दोबारा से पढ़ेंगे इस 6 पॉइंट को। सूची निर्माण में सहायक। पुस्तकालय वर्गीकरण सूची कैटोलॉगी के निर्माण में सहायक होती है। 7 पढ़ेंगे, समय की बचत करना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य पाठक के समय की रक्षा करना भी होता है। पाठक का समय बहुत बहुमूल्य होता है, वह अपना समय एक पुस्तक को ढूंढने में बर्बाद नहीं करना चाहता, अतः वर्गीकरण इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों, स्पेशेस, स्कीम ऑफ लाइब्रेरी, क्लासिफिकेशन का वर्णन करें। तो एक क्वेश्चन ये भी है, इसका आंसर पढ़ेंगे। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इसी गुण के कारण प्राकृतिक वस्तुओं को रंग, रूप, आकार के आधार पर अलग अलग समूह में रखा जाता है। इसी तरह वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत हुई। पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के पुस्तकों को ढूंढ निकालना या समूह में रखना मुश्किल है। वर्तमान समय में पुस्तकालय वर्गीकरण हेतु कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के निम्नलिखित पद्धतियाँ डॉक्टर रंगनाथ द्वारा बताई गई हैं। ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे, इसका जो पहली है परिगणनात्मक वर्गीकरण, दूसरी है लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण, तीसरी है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण, चौथी है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण, पांचवी है लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। इन पांचों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला पढ़ते हैं। पहला है परिगणनात्मक वर्गीकरण। वैसी पद्धति जिसमें रेडीमेड नंबर रहता है और इसमें किसी भी तरह के जोड़ घटाव को अनुमति नहीं रहती है, यानी कि बना बनाया रेडीमेड नंबर उपलब्ध होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। इसका जो उदाहरण वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। सेकंड पढ़ेंगे, जो दूसरा है लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण। तो इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति में क्लास नंबर लगभग बना बनाया होता है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ कर नंबर बनाया जाता है। इस पद्धति का उदाहरण है जैसे DDC में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नंबर हो तो
नंबर हो तो हिंदी लिटरेचर बना बनाया मिल जाएगा, परंतु हिस्ट्री के लिए टेबल 1 से लाकर जोड़कर नंबर बनाना पड़ेगा। आप इसको वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुन लीजिएगा। जब आप इसे सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और नोट्स जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको। तीसरा पढ़ेंगे हम लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। इस पद्धति में क्लास नंबर लगभग बना बनाया होता है, फिर भी इसमें पक्षात्मक वर्गीकरण का गुण भी पाया जाता है। इस पद्धति का उदाहरण UDC है। इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स हैं इन नोट्स में वो ऊपर लिखे हैं। जब आप पढ़ोगे ना, इंग्लिश वर्ड्स बराबर में ना लिखे होगे ना, ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं, तो इससे आप पढ़ पाओगे इसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण। अब देखो ये ऊपर लिखा है ना इसका इंग्लिश वर्ड, पढ़ते हैं इसको। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति निर्माता डॉक्टर रंगनाथ थे, जिन्होंने अपनी पद्धति कोलोन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति को अपनाया तथा समस्त ज्ञान जगत को पक्षों में विभाजित किया। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पूर्व निर्धारित फैक्ट्स में बांट लिया जाता है और फैक्ट सीक्वेंस का निर्धारण पूर्व ही कर लिया जाता है। ये हमारा 4th पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स पढ़ने में आसानी होगी। 5th पॉइंट पढ़ते हैं लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। ऑलमोस्ट फ्रीली फैक्ट क्लासिफिकेशन। इंग्लिश मीडियम तो हम नहीं है, हिंदी मीडियम तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कोलोन क्लासिफिकेशन के चौथे, 4वें, 5वें, 6वें संस्करण को रखा जाता है। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पूर्व निर्धारित फैक्ट्स में बांट लिया जाता है, परंतु सभी फैक्ट्स के लिए अलग अलग इंडिकेटर डिजिट योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा 5th हो गया। अब हम पढ़ेंगे 6th। ये तो 5 ही थे, छठवा कहाँ से आ गया? 1 मिनट देखते हैं ऊपर। सॉरी, दोबारा देखते हैं। इस पे थे ना। आप 5 भी लिख सकते हैं, ऊपर एक गलती हो गई, 6 लिखना रह गया है, तो आप 6 यहाँ से पढ़ लेंगे ना। पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कोलोन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण को रखा जाता है। 7वें संस्करण को इसमें शामिल किया गया है। इस तरह के वर्गीकरण पद्धति में विषयों को फैक्ट्स में बांट लिया जाता है और फैक्ट सीक्वेंस का निर्धारण बाद में किया जाता है। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के पुस्तकों को ढूंढ निकालना या समूह में रखना मुश्किल होता है। वर्तमान समय में पुस्तकालय वर्गीकरण हेतु कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं और वर्गीकार यानी जो इनका डिवीज़न करता है, जो वर्गीकरण करता है, को वर्गीकरण कार्य हेतु इसके विभिन्न पद्धतियों की जानकारी आवश्यक हो जाता है। तो आप 6 वाला यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, आपको ही समझ आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो डाल दी जाएगी। और थैंक यू सो मच।